वेलकम बैक टू ऑल। आज विधिक अभिरुचि की इस कक्षा में, लीगल एप्टीट्यूड की इस कक्षा में एक देश एक चुनाव पर कुछ बात करना चाहता हूं मैं। जैसा कि हमने पहले तय किया था कि इस कक्षा का उद्देश्य विधि के प्रति एक रुझान और एक अप्रोच डेवलप करना है, जिससे आपको सोचने का एक नया नज़रिया मिल सके। वर्तमान सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। वो इस संभावना का पता लगाएगी कि एक देश एक चुनाव का कंसेप्ट हो सकता है या नहीं, या क्या ये संभावना है या क्या ये फीजिबल है कि चुनाव एक साथ किए जाएं। और जनवरी नहीं, ये अब इस संबंध में ये प्रश्न उठता है फिर कि आखिर एक देश एक चुनाव क्यों होना चाहिए, उसका क्या फायदा है। जब हमारे सामने ये बात आती है कि एक देश एक चुनाव क्यों होना चाहिए, तब हमारे सामने ये बात भी आती है कि एक देश एक चुनाव का फायदा अगर है तो क्या नुकसान भी है कोई। तो मेरिट और डीमेरिट, इन दो बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे, कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि आखिर चुनाव होता क्या है, चुनाव का महत्व क्या है, और भारत जैसे देश में चुनाव की रेलेवेंसी क्या है। ये सबसे पहली बात हमको जानना आवश्यक हो जाता है। तो भारत में हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया है, प्रशासनिक जो व्यवस्था हमने बनाई है, वो लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब है कि ऐसा तंत्र हमने बनाया है या बनाने का प्रयास किया है जो जनता द्वारा चुना जाता है या लोगों के द्वारा चुना जाता है। और चूंकि लोगों के द्वारा चुना जाता है, हम जो सेटअप बनाया हमने वो लोगों के द्वारा ही चूंकि चुना जाना है, इसलिए ये सेटअप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो देश का सर्वोच्च पद है, देश के सर्वोच्च पद हैं, वो इन्हीं चुनावों के द्वारा लाए जाते हैं सबके सामने। हमने जो व्यवस्था रखा है, आप जानते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली हमारे यहाँ है, यानी कि शक्तियों का दो केंद्र होगा, एक संसद है और एक राज्य है। आप जानते हैं संविधान के भाग 5 में संघ का जो सेटअप है वो है, और भाग 6 में आप जानते हैं राज्य के रूप में राज्यों का, यानी जो सब्सिडरी अलायंसेज हैं उनका सेटअप है, उनकी व्यवस्था है, उनका तरीका बताया गया है। अब हमारा जो ये सेटअप है कि केंद्र में अलग और राज्य में अलग, तो केंद्र में हमने परमानेंट दो सदन रखे हैं। दो सदन का मतलब दो हाउसेज हैं, एक जिसको पीपल्स हाउस कहते हैं, जनरल हाउस कहते हैं जिसको लोकसभा कहते हैं, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और दूसरा अपर हाउस होता है जिसको राज्यसभा कहते हैं। जो लोकसभा है उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी सामान्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो राज्यसभा है केंद्र रूप में, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगर मैं आपके लिए बनाना चाहूँ, जो लोग कम परिचित हैं या परिचित नहीं है इस व्यवस्था से, तो देखिए ये ऐसे है। संघात्मक व्यवस्था,
शक्ति के दो केंद्र हैं, एक को संघ कहा गया है यानी यूनियन कहा गया है, दूसरे को स्टेट्स कहा गया है यानी राज्य कहा गया है। इस राज्य में जो विधायिका है यानी जिसके पास विधि बनाने की शक्ति है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक को लोकसभा कहा गया है और एक को राज्यसभा कहा गया है। और ठीक इसी प्रकार से जो विधायिका राज्य में है उसमें एक को विधानसभा कहा गया है, एक को विधान परिषद कहा गया है। तो जो जिस तरीके से लोकसभा यहाँ पर है केंद्र में, उसी तरीके से विधानसभा है राज्यों में, और जिस तरीके से अपर हाउस राज्यसभा के रूप में है उस तरीके से विधान परिषद राज्यों में है। अभी मैं आपको अनुच्छेद में दिखा दूंगा। इसमें जो राज्यसभा है उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी उसमें डायरेक्ट रूप से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनका डायरेक्ट चुनाव किया जाता है। और इसी तरीके से राज्यों के संबंध में जो विधानसभाएं हैं उनमें भी डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है दोनों में। हालांकि और ये भी बात महत्वपूर्ण है कि जो विधान परिषद है यानी जो अपर हाउस है वो राज्यों में हर जगह नहीं है। तो अगर आपके पास संविधान हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, तो मैं आपको दो तीन अनुच्छेदों को दिखाना चाहूँगा ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। संघ में जो विधायिका है उसे संसद कहा गया है और ये आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख है। और जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है वो अनुच्छेद 81 में है और अनुच्छेद 80 में है। अगर आप देखें तो एकदम क्लियरली आप इसे देख पाएंगे कि वो इन अनुच्छेदों में दी गई है। और ठीक इसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में जो विधायी स्तर है उसको विधानमंडल कहा गया है और ये 168 में है। और ठीक इसी प्रकार से विधान परिषद 169 में है और ये 170 में। नंबर पर अभी नहीं जाते हैं, नंबर अलग अलग हो सकता है। तो जब इनको हम देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इस तरीके से ये सेटअप विधायिकाओं के बारे में किया गया है। और इसमें अगर हम देखेंगे अनुच्छेद 170, तो पहला खंड जो है वो अनुच्छेद 170 का पहला खंड और धारा 81 का पहला खंड प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करता है, जो कि मैंने यहाँ देखिए लिखा है प्रत्यक्ष निर्वाचन। बाकी जो सारे यहाँ एजेंसीज हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं या निर्वाचित किए जा सकते हैं। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे कि तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल है जिसके कारण ये सब चर्चा में आ गया है, तो वो ये देखिए ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ, इस केंद्रीय स्तर पर जो विधायिका है और राज्यसभा और लोकसभा, राज्य स्तर पर जो विधायिकाएं हैं इनको, और उसके अलावा राज्य लेवल पर जो नगर पालिका और नगर पंचायत है, भाग 9 और 9 का अगर आप देखें तो भाग 9 और भाग 9 का इन सब के निर्वाचन को एक साथ कराए जाने के लिए प्रपोजल दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये
इसीलिए चुनाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे अपने ये देश के सर्वोच्च विधायी अंगों के गठन की व्यवस्था है हमारे यहाँ। और अगर आप देखेंगे तो इससे ही प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का चुनाव होता है और इससे चीफ मिनिस्टर एवं अन्य मंत्रियों का चुनाव होता है। तो आप ये बात बहुत बखूबी समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण व्यवस्था है या कितना इम्पोर्टेंट व्यवस्था है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी प्रपोजल है वो ये है कि जो केंद्रीय विधायिका है राज्यसभा और लोकसभा के रूप साथ, और साथ ही जो राज्य की विधायिकाएं हैं उन दोनों का चुनाव साथ साथ कराया जाए। और ठीक इसी के साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन की जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो पंचायत हो और चाहे वो नगरपालिका हो, इन दोनों के भी चुनाव साथ साथ कराए जाएं, इलेक्शन साइमल्टेनियसली कराया जाए। तो ये है प्रपोजल है, यानी ये एक व्यवस्था है, ये एक सुझाव है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जो वो ये कह रही है कि ऐसा किया जाए। तो ये बात तो हमने इस मुद्दे पर किया कि आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये पहली बात तो ये थी। अब दूसरी बात हमारे सामने ये आती है कि इसकी ऐतिहासिकता क्या है। तो भारतवर्ष में जो प्रथम चुनाव हुआ वो हुआ 1952 में, तो 1952 में, फिर 1957 में, फिर 1962 में और फिर 1967 में। यानी जो पहले 4 चुनाव हुए हैं वो इसी पैटर्न पर हुआ है, जबकि केंद्रीय विधायिका के और राज्य की विधायिकाओं के चुनाव एक साथ होते थे। चूंकि भारतवर्ष का निर्माण नए तरीके से हुआ था और सारी जो एजेंसीज थी वो एक साथ ही डिवॉल्व करती थी और फिर उसके बाद उनका इलेक्शन हो जाता था। इसी में जब ये टूटन मतलब ये क्रम टूटा, तो ये क्रम आप ये समझिए कि 1967 से 68 मान लीजिए, बल्कि 69 के बीच में ये क्रम टूट गया। इसलिए टूट गया क्योंकि कई राज्य विधायिकाएं ऐसी थीं जो कि डिसॉल्व कर दी गई, यानी उनका समाप्ति कर दिया गया किसी न किसी कारण की वजह से। तो ये टूटा और उसके बाद आगे चल करके आप देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री की असामयिक मृत्यु पर और फिर जनता पार्टी से कांग्रेस के मतभेद पर जनता सरकार जो 2 वर्षों तक बनी, वो भी केंद्रीय विधायिकाओं के और राज्य विधायिकाओं के चुनाव अलग अलग तिथि पर करवाए जाएं, इसका एक कारण बनी। क्योंकि वो बीच में डिसॉल्व होना पड़ा, उसको समाप्त होना पड़ा, फिर से चुनाव हुआ, तो वो क्रम बदल गया। वरना 1967 तक जो है, इनफैक्ट 1968 तक जो है, ये बिल्कुल एक समान रूप से चलता आ रहा था। अब ये बात तो हुई ऐतिहासिकता की कि आखिर कैसे ये चल रहा था और कहां तक चल रहा था। अब अगले बिंदु पर आते हैं कि आखिर ये विचार पुनः कब कब आया, विचार का पुनः आगमन कब हुआ, यानी कि री इनिशिएट कब हुआ, ये कब लोगों के मन में ये बात चलने लगी कि फिर से
एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो उसमें एक दो बिंदु मैं आपको चाहता हूं आप इसको ध्यान रखेंगे। एक तो 1983 में सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी एक प्रपोजल दिया कि लोकसभा का जो चुनाव होता है उसका चुनाव और जो राज्य में विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, इन दोनों चुनावों को एक साथ कराया जाए, जिससे ये होगा कि जो कॉस्ट होगा वो मैनेजमेंट जो है वो इजी हो जाएगा। लेकिन इस पर कोई बहुत ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद जो है 1999 में 1999 में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये इन्होंने भी इसकी जो है अनुशंसा किया, यानी इन्होंने इसको प्रपोज किया कि इसको करना चाहिए और ये उचित है, जो कि बहुत सारे मुद्दों पर हमको सपोर्ट करेगा। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि लेजिस्लेटिव रूप से इसका कोई महत्व नहीं हो पाया, क्योंकि विधि नहीं बन पाई, एक सहमत नहीं हो पाए लोग। फिर उसके बाद 2017 के मध्य में लगभग एक इलेक्शन टाइम टेबल नाम से जो नीति आयोग है, इसने जो है एक रिसर्च पेपर बनाया जो कि सजेस्ट करता था कि वन एंड वन यानी वन नेशन वन इलेक्शन का जो आइडिया है वो किस तरीके से फीजिबल हो सकता है, उस पर डिस्कशन था। और नीति आयोग के द्वारा ये रिसर्च पेपर सामने लेकर के आया गया। तो जब नीति आयोग ने ये मतलब रिसर्च पेपर ये सामने आया, तब लोगों में उत्सुकता बढ़ी कि इसको भी होना चाहिए या ये क्या है, इसको जाना जाए। उसके बाद फिर जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसके पहले, मोदी जी के पहले एक और बात, इसके पहले 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसने भी एक ड्राफ्ट पेपर बनाया और एक देश एक चुनाव के संबंध में अपना थोड़ा सा नकारात्मक व्यू दिया। यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार ये उचित नहीं है या अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि इस संकल्पना को लागू करने में काफ़ी सारी समस्याएं थी, जिसमें से एक प्रमुख समस्या ये थी कि कई महत्वपूर्ण संशोधन को करना पड़ता, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी कई चेंजेस करने पड़ते, कई अन्य विधियों में कई चेंजेस करने पड़ते। तो इन्होंने कहा कि वो वर्तमान कंटेक्स्ट में लागू होना बहुत मुश्किल लग रहा है। इसके बाद जो है 2019 में 15 अगस्त को रेड फोर्ट में अपने भाषण को देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को जनता के सामने रखा कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने एक विचार दिया कि हम अगर एक देश एक चुनाव के बारे में सोचें तो इससे हमको काफ़ी फायदा होगा और बहुत हमको वो मिलेगा, सहयोग मिलेगा। इसी इनके वर्तमान प्रधानमंत्री के इसी विचार को फलीभूत करने के लिए जो सर्वदलीय समिति बनाई गई, यानी कि ये 2020 में
यानी कि प्रधानमंत्री जी के विचार को कार्य रूप में लाने के लिए सभी ऑल पार्टी का एक कमिटी बनाया गया, जो कि हेड कर रहे थे, इसके अध्यक्ष थे मिस्टर आनंद शर्मा, जो कि कांग्रेसी लीडर हैं। और इस समिति ने भी अपना रिपोर्ट दिया, अपने अपने हिसाब से उसने किया। और फाइनली आप देखेंगे कि 2023 में वर्तमान प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी डिसाइड कर दी, गठित कर दी, जो कि एक देश एक चुनाव के बारे में, के लागू होने के बारे में, की फिजिबिलिटी के बारे में अपनी राय देगी। तो ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये तीसरा मुद्दा था कि एक देश एक चुनाव कैसे इनिशिएट हुआ, एक देश एक चुनाव का मतलब क्या है, एक देश एक चुनाव क्या पहले भी ये व्यवस्था लागू थी, और दूसरा वर्तमान में ये कैसे पिक्चर में आया। तो यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब देखिए एक और खास बात देखिए, खास बात ये है कि जो हमने ये एक चार्ट बनाया था, अगर मुझे मिल जाए, हमने जो चार्ट बनाया था जिसमें संघात्मक ढांचा हमने बनाया था, और हमने 80-81 को लिखा था, संघात्मक ढांचे वाला लिखा था। इसके बाद हमने वहाँ 168 और 169 लिखा था। आप देखेंगे कि एक देश एक चुनाव के कंसेप्ट को लागू करने में संविधान के ये उपबंध डायरेक्टली मना नहीं करते। ना तो अनुच्छेद 80 मना करता है, ना अनुच्छेद 81 मना करता है, ना 168 मना करता है, ना 169 मना करता है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि संविधान हमें ये संवैधानिक रूप से इजाजत देता है कि हम एक देश एक चुनाव के बारे में सोचें और उसे अगर संभव हो तो लागू करें। अब ये बात तो उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की हुई, या कब ये पिक्चर में आया तब की हुई। अब सबसे पहले चुनौतियां क्या है, मैं इसे चुनौतियां यानी चैलेंजेस के हेड में रख रहा हूं। कई विद्वान ऐसे हैं, उनका रिसर्च पेपर भी है इस संबंध में, डिस्कशन भी है, वो इसको इस योजना की डीमेरिट मानते हैं। डीमेरिट मानने का मतलब है कि वो ये मानते हैं कि ये सब जो है इसका कमी है। तो इस कमी को जानने के पहले, यानी जो चैलेंजेस हैं उसे जानने से पहले, मैं चाहता हूं कि हम इसके लाभ को देख लें। यानी एक देश एक चुनाव की समर्थता करने वाले लोग, समर्थन करने वाले लोग, इसके पक्ष में जिन बातों को रखते हैं उन बातों को सबसे पहले देखा जाए। और जो बिगेस्ट लॉजिक है इस संबंध में, यानी जो सबसे बड़ा तर्क है इस संबंध में, वो ये है कि ये योजना सरकारी धन को, ब्रैकेट में लोक धन को, पब्लिक फंड को एक बड़े पैमाने पर बचत करेगा।
ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। और जो लोग इस लॉजिक के पक्षधर हैं वो ये कहते हैं कि इससे बहुत बड़ा एक धन बचेगा जिसे लोक उपयोगी कार्यों में खर्च किया जा सकता है। सीधी सी बात है। कुछ डेटा मैं आपके सामने देता हूं। जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ साथ में विधानसभाओं के 1951 और 52 में, तो कुल 53 पार्टीज थी। जो उम्मीदवार थे वो 1800 के लगभग थे। आप एग्जैक्टली अभी मैं बता दूंगा आपको। 1874 ये उम्मीदवार थे कुल, और 11 करोड़ रुपए खर्च था। पोल एक्सपेंस जिसे कहते हैं। आप ये खुद समझ सकते हैं कि भारत जैसे निम्न मध्यम वर्गीय देश के लिए 1951-52 में 11 करोड़ रुपया खर्च करना टफ बात रही होगी। तो नो डाउट खर्चा तो है। अब अगर हम लास्ट इलेक्शन की बात करें, 2019 के इलेक्शन की बात करें, तो यहां 610 पार्टीज थी। इसके अलावा करीब 9000 उम्मीदवार थे। और खर्च आप देखेंगे, वोपिंग सम ऑफ, देखिए 60,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। और ये खर्चा वह खर्चा है जो स्पष्ट रूप से बताया गया है, ऑडिटेड है, जिसको मालूम है। इसमें वो खर्च शामिल नहीं है जो हर पार्टी का उम्मीदवार अपने क्षेत्र में आविधिक रूप से या विदाउट सैंक्शन मनी को खर्च करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बनता है एक देश एक चुनाव के फेवर में। एक तो ये सरकारी धन को बड़े पैमाने पर बचत करना। दूसरा पॉइंट है कि विकास कार्यों में त्वरित कार्य प्रणाली। इसका मतलब यह है कि जब भी चुनाव होता है तो एक कोड ऑफ कंडक्ट इशू कर दिया जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट वह नियम होते हैं जो चुनाव आयोग पूरे चुनाव के दौरान जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी, इंक्लूडिंग पीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो कुछ ऐसा नहीं कहेंगी, बोलेंगी, करेंगी जो कि आचार संहिता के विपरीत हो। यानी कि उम्मीदवारों को खरीद फरोख्त का कोई बात नजर आ रहा हो, या मत को खरीदने की कोई बात हो, या मत को लालच दे करके लेने की बात हो, तो आचार संहिता लागू होने का मतलब है ऐसा कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि भारत में अभी मेरे पास एग्जैक्टली डेटा मैं आपको देख के बता दूंगा, भारत में जो चुनाव होते हैं वो हर 2 महीना 3 महीने पे कहीं ना कहीं का चुनाव ड्यू रहता है। विधानसभा का हो, चाहे पंचायत नगर पालिका का हो, चाहे सेंट्रल इलेक्शन हो। तो पक्षधरों का ये मानना है कि जो ये चुनाव जब होता है तो इसमें आचार संहिता जब लागू होती है तो जो विकास कार्य होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। सरकार अपना उतने दिनों तक काम नहीं कर सकती है। और एक देश एक चुनाव होने से ये सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो
मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू, उसका नियम नहीं लागू होगा, और जब उसका नियम लागू नहीं होगा तब इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार बिना रोक टोक, बिना किसी प्रेशर में आए या बिना किसी बाह्य बाधा के अपना काम कर सकेगी। तो ये दूसरा वोट था, दूसरा आधार था जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में रहने वाले लोग बताते हैं। अब तीसरा देखिए, समर्थकों का ये मानना है कि चुनाव के दौरान पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, जिला प्रशासन, स्कूल के टीचर्स, विश्वविद्यालय के टीचर्स, अन्य बहुत बड़े पैमाने पर नगरपालिका के कर्मचारी, पंचायत के कर्मचारी, बहुत बड़े पैमाने पर जो सरकारी मशीनरी रहती है वो चुनाव के तैयारियों में, चुनाव कराने में, मतगणना में इत्यादि में व्यस्त हो जाते हैं। तो जिस समय उनको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए था या अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहिए था, वो बिना उसकी परवाह किए हुए या बिना उसको ध्यान में लाए हुए अपनी जिम्मेदारियों को, और वो इलेक्शन की ड्यूटी में व्यस्त हो जाते हैं, मजबूरी उनकी रहती है। तो जब तक फाइनलाइजेशन नहीं हो जाता, यानी जब तक कि इलेक्शन का रिजल्ट आ नहीं जाता, तब तक ये मशीनरी वर्क करती रहती है। और इसलिए ये सुझाव है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल पास हो, जिससे एजेंसी साल भर में सिर्फ 1 या 2 बार या जब भी जितना भी उचित लगे उतनी बार बैठक कर सकती है, पावर एक्सरसाइज कर सकती है, और तब हमको उन सारे नियमों को पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी जो कि नॉर्मल डेज में पालन किए जाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है समर्थकों का ये भी मानना है कि जब भी चुनाव आता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर्स को लुभाने के लिए कई चुनावी वादे करते हैं, और ये चुनावी वादे वास्तविकता से दूर होते हैं। अगर वास्तविकता के करीब भी होते हैं तो इनसे पब्लिक एक्सचेकर को, यानी लोक जो कोष है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कई परिस्थितियों में तो ये वादे ओपन ही नहीं होते, यानी इन वादों पर कोई काम भी नहीं होता और बजट आ जाता है। दूसरी परिस्थिति में कई बार में बजट आता है, बजट लोकेट होता है, लेकिन उस इफेक्टिवली वो लोकेशन नहीं हो पाता है, तो चीटिंग होती है मतदाताओं के साथ। और चूंकि चीटिंग होती है, इसलिए मतदाताओं को बार बार चुनाव की प्रक्रिया में डालने से उनके इस निगेटिविटी को रोक लगाने में मदद करेगी। तो ये जो 4-5 वो हैं मेरिट्स, यानी ये फेवर में है। ये बात बताने वाले, कहने वाले, बोलने वाले व्यक्ति एक देश एक चुनाव के फेवर में बोल रहे हैं, ये सारे पॉइंट उसके रेलिवेंट हो जाएंगे। जिस तरीके से बेसिक रूप से ये सारे पॉइंट रेलिवेंट बनते हैं, उसी तरह से कुछ डीमेरिट भी हैं, यानी कुछ आलोचना भी की जाती है इसकी। इसको आलोचना देखते हैं। आप इसको चुनौतियां भी लिख सकते हैं, या आलोचना तो लिख ही सकते हैं।
अब देखिए, जो इसकी पहली चुनौती है वो ये है, जो सबसे फोरमोस्ट और महत्वपूर्ण चुनौती है वो ये है कि ये विचार जो है ये संघात्मक ढांचे का विरोधी है। संघात्मक ढांचा हम जानते हैं, शक्तियों के दो केंद्र होते हैं और शक्तियों के दो केंद्र भारत में हैं, कम से कम एक संघ को कहते हैं और एक को राज्य कहते हैं। तो आलोचकों का ये मानना है कि अगर हम दोनों इलेक्शन साथ कर देंगे तो जनता जो है वो लोकल मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाएगी। और लोकल मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि वो आप सीधे सेंट्रल के लिए वोट करने का भी व्यवस्था रहेगा, का भी टाइम रहेगा, तो आप लोकल मुद्दों को छोड़ करके और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चले जाएंगे और तब जो हमारा चुनाव का वास्तविक उद्देश्य है वही समाप्त हो जाएगा। तो जो पहला डीमेरिट इसकी बनती है और मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट भी है कि ये जो लोकल मुद्दे हैं उनको डिफीट कर देता है और फलस्वरूप जो संघात्मक ढांचे का एक कंसेप्ट है कि शक्तियों के जितने भी केंद्र हों सभी केंद्रों को एक समान रूप से शक्ति के केंद्र मान करके उनसे व्यवहार किया जाए, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि संघ उनके साथ सीधा व्यवहार नहीं करेगा। ये पहला कि संघात्मक ढांचे का विरोध होता है। दूसरा है कि एक देश एक चुनाव को कराने में देखिए, मैंने पॉइंट बनाया संसाधन की कमी। आलोचक ये कहते हैं कि लगभग 150 करोड़ लोगों को इलेक्शन में भाग लेने के लिए या लेने के लिए एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारी मशीनें आएंगी, बहुत सारे कंप्यूटर आएंगे और बहुत सारी अन्य चीज़ें भी आएंगी। उसके लिए देश अभी तैयार नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए एक बहुत ही सावधानी पूर्वक योजना को बनाना होगा और जिससे कि वह योजना इस दिवाली सीजन में, जैसे दिवाली सीजन में ये जो बोनंजा ऑफर्स आते हैं, तो इसके पहले वाला पॉइंट जो है उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा है किस जूरिस्ट का, उसने क्रिटिसाइज किया है कि इसको बोनंजा ऑफर की तरह यूज़ किया जाता है। तो जो तीसरा बिंदु हम कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि आलोचक ये कहते हैं कि 150 करोड़ व्यक्तियों के चुनाव में भाग लेने पर जो लॉजिस्टिक्स होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो संसाधन जुटाने पड़ेंगे वो बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक तो ये है कि एक साथ। दूसरी बात ये है, देखिए मेरे पास एक डेटा है, एक रिसर्च पेपर से मैंने इसे पता किया है। वो डेटा ये है कि अगर हम एक साथ एक इलेक्शन कराते हैं तो हमको, मैं अभी आपको बताता हूं, हमको बहुत बड़े पैमाने पर पैसा इन्वेस्ट करना होगा और पैसा इन्वेस्ट कितना करना होगा, तो अमाउंट मुझे याद है
वो रिसर्च पेपर ये बताता है कि अगर हम करंट सिनेरियो में जितने लोग हैं, वोटर्स हैं जितने, अगर हम उनको सिर्फ ध्यान में रखें तो 4,500 करोड़ रुपया हमको सिर्फ ईवीएम पर खर्च करना होगा। यानी इतनी सारी ईवीएम हमको मंगानी पड़ेंगी। ये एक बहुत टफ टास्क है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि संसाधन की कमी है और संसाधन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हमको एडजस्ट करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। वो अभी भारत करने की स्थिति में नहीं है। तीसरा, मतदाताओं का भ्रमित होना। आलोचकों का ये मानना है कि जब हम जो चुनाव होते हैं उसमें जो पंचायत और नगरपालिका के चुनाव हैं वो गांव और जिला स्तर पर जो लोकल मुद्दे होते हैं उन आधार पर लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। लोकल मुद्दे का मतलब यह है कि स्थानीय स्तर पर जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी त्रुटियां होंगी, सिर्फ उनके आधार पर। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है वो नेशनल या इंटरनेशनल मुद्दों पर लड़ा जाता है। उसमें लोकल मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं होते। राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा है वो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा है, उस आधार पर लड़े जाते हैं। आपकी पब्लिक पॉलिसी क्या है, आपका फॉरेन पॉलिसी क्या है, इत्यादि इत्यादि बातें। तो अगर हम दोनों चुनावों को एक साथ हम करवा देते हैं तो जो मतदाता है वो एक ही पैटर्न पर वोट करेगा, और जब वो एक ही पैटर्न पर वोट करेगा तो इसका सीधा सा असर उसकी अपने ऑप्शन पर पड़ जाएगा। और ऑप्शन पर पड़ने का कारण ये होगा कि वो जब भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में पार्ट लेगा तब वो उन मुद्दों को वोट करेगा जो कि राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो तब उसके लिए वास्तविक रूप से चुनाव एक मजाक बन जाएगा। तो मतदाताओं के भ्रमित होने में दो बिंदु हैं। एक तो जो लोकल इश्यूज हैं, यानी जो लोकल मुद्दे हैं उन पर वोटिंग नहीं हो पाएगी। दूसरा एक समस्या ये है सेम पैटर्न की। इसका मतलब ये है, देखिए मेरे पास एक वो है रिसर्च का डेटा है कि IDFC है एक संस्था, उसके हिसाब से इंडियन वोटर जब वोट करता है तो 77% ये चांस है कि वो सेम पार्टी को वोट करता है। यानी केंद्र में भी उसी पार्टी को वोट करेगा जो कि राज्य में भी उसी पार्टी को वोट करेगा। तो ये जो एक सेम पैटर्न वोटिंग का है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और बहुत सारे सोशली बहुत सारे कारण होते हैं सेम पैटर्न फॉलो करने के। तो आलोचकों का ये मानना है कि मतदाता भ्रमित हो जाएगा और ना चाहते हुए भी वो लोकल मुद्दों पर भी उन्हीं व्यक्तियों को वोट कर सकता है जिनको उसने नेशनल लेवल पर किया है, या इसका उल्टा, नेशनल लेवल पर लोकल मुद्दे पर जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को उसने वोट किया है, ये हो सकता है कि वो नेशनल लेवल पर भी उसी पार्टी को वोट करे। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था जो कि डिमेरिट है वन नेशन वन इलेक्शन का। और अब देखिए अगली बात पर आते हैं। पूरे भारतवर्ष का जो इलेक्शन का पैटर्न है
या जो इलेक्शन अपने आप में वैधता पाता है। चौथा, तो चौथा बिंदु हम बताएंगे, कई संशोधन एवं विधियों में बदलाव करना। अगली आलोचक ये कहते हैं कि जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे तब हमको संविधान में कई संशोधन करने पड़ेंगे। धारा 80 में, धारा 81 में, धारा 83 में, धारा 85 में, 172 में, 174 में, इत्यादि इत्यादि बातें, यानी इन सब में हमको करना पड़ेगा। दूसरी बात है, इनके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, यानी जनप्रतिनिधि अधिनियम में भी 1951 वाले में भी संशोधन करना पड़ेगा। तो ये एक दुरूह प्रक्रिया है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि निर्वाचन से संबंधित अगर कोई प्रोविजन है और उसको हमको चेंज करना है तो अनुच्छेद 368 के अनुसार राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए होगा, जो मिलना बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए आलोचक ये मानते हैं कि अगर हम इस कंसेप्ट को लेकर के आते हैं तो विधियों में काफ़ी चेंज करना पड़ेगा, और तब केंद्र सरकार के लिए उचित नहीं होगा कि वो एकाएक ऐसा करने की स्थिति में रहे। और ये एक अगली और बहुत पोटेंट आलोचना बनती है, जिसमें कि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगला देखिए, पांचवा, ये देखिए, जो दल बदल विरोधी कानून है उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि तब जब एक साथ एक इलेक्शन होगा तब पॉलिटिकल पार्टीज का जो बड़ा हिस्सा है या कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में जा सकते हैं, नई पार्टी को छोड़कर पुरानी में आ सकते हैं, या दोनों पार्टियों को छोड़ करके अपना इंडिपेंडेंट रूल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए ये इसकी ज़रूरत होगी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉज हैं उनमें एक बड़े पैमाने पर चेंज किया जाए, ताकि जो स्विचिंग है पार्टीज़ के बीच में, यानी कि पार्टीज़ के आपसी बीच में जो आना जाना है सदस्यों का, वो रोका जा सके। अब एक अंतिम डीमेरिट देखते हैं, छठवां, ये है जब भी इलेक्शन होते हैं तब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं, और उस क्रम में हमला होता है, फौजदारी होती है, मारपीट होती है, मर्डर तक हो जाते हैं। तो आलोचकों का ये मानना है कि अगर हम एक देश और एक चुनाव को एक साथ ही इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे तो लिटिगेशन बहुत बढ़ जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर की एक समस्या हो जाएगी, और मुख्य रूप से जो न्यायालयों में लंबित वाद हैं, यानी जो ऑलरेडी बर्डन है न्यायालय, पहले से ही न्यायालय काफ़ी भार से दबी हुई हैं, उन सब में वृद्धि हो जाएगी, और तब एक एक्स्ट्रा बर्डन न्यायालय पर पड़ जाएगा। तो ये जो है इसकी डीमेरिट थी। तो अब आप देखिए जरा कि हमने इस अपने टॉपिक को किस तरीके से देखा है। सबसे पहले
परिचय हमने लिया है। फिर ऐतिहासिकता हमने लिया है, यानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, कब हुआ था। फिर हमने ये लिया है वर्तमान में चर्चा में क्यों है। फिर हमने देखा संवैधानिक प्रावधान क्या है, और फिर हमने वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ क्या है, फिर उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, फिर उसका निगेटिव पॉइंट क्या है, यहां तक हमने किया है। और अब लास्ट में हम इसका कंक्लूजन लिख लें, कंक्लूजन समझ लें, निष्कर्ष देख लें। तो इस मुद्दे पर, इस आधार पर हम जो है अपनी बात को रख सकते हैं, अपना एक कंसेप्ट बना सकते हैं। इस डिस्कशन का इस प्रकार करने से मेरा एक और उद्देश्य है कि जीएस में किस तरीके से उत्तर लेखन किया जाए, एक निबंध कैसे लिखा जाए। जैसे मान लीजिए एक देश एक चुनाव पर निबंध ही आएगा, आज आने की बहुत बड़ी संभावना है। आगामी मुख्य परीक्षा में, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश एपीओ में हो, चाहे उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में हो, या प्रेजेंट डे जो उत्तराखंड में है उसमें हो, ये बहुत बड़ी संभावना है कि इस पर कुछ बात पूछी जाए आपसे। तो आपको अपने उत्तर लेखन में जो है एक सहायता मिलेगी कि आपको कैसे उसे मैनेज करना है। और अब लास्ट में हम जो है इस पर जो है इस पर बात कर सकते हैं कि निष्कर्ष क्या है। अब देखिए निष्कर्ष ये है, आपने देखा, आपने ये जाना, हमने इतनी देर के लगभग 1 घंटे के डिस्कशन में हमारे दिमाग में ये बात आई कि आखिर इस पूरे जो सिस्टम है इसमें क्या इसकी कमियां हैं, क्या इसके लाभ हैं, इत्यादि इत्यादि। तो 2 बातों, निष्कर्ष में हम 2 बात पर विचार करेंगे। एक तो ये कि इसका सलूशन क्या हो सकता है, और दूसरी बात ये है कि और क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो जो निष्कर्ष है उसमें देखिए 2 बिंदु महत्वपूर्ण रूप से हम जो है ला सकते हैं, सोच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इसका उपाय क्या है। जब हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर इससे समस्या हो सकती है लेकिन इसका फायदा भी है, तो इसका क्या एक सुझाव क्या है। तो सुझाव में जो एक सुझाव तो ये है कि राष्ट्रपतीय प्रणाली पर चला जाया जाए। राष्ट्रपतीय प्रणाली का मतलब है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि देश का सर्वोच्च शासक होगा, यानी हेड ऑफ द स्टेट होगा, सारी शक्तियां उसमें होंगी जिस तरह से यूएस में है। और एक फिक्स कर दिया जाए, एक डेट फिक्स कर दिया जाए जिसमें चुनाव हो, और राष्ट्रपति जो है वो संसद के प्रति अकाउंटेबल ना हो। तो संसद रहे या ना रहे, राष्ट्रपति का पावर रहेगा ही। राष्ट्रपति के पावर एक्सरसाइज करने में कोई समस्या नहीं आएगी। संसद अगर डिसॉल्व भी हो जाती तब भी कोई समस्या नहीं होगा। तो एक सुझाव तो ये है कि राष्ट्रपतीय प्रणाली की व्यवस्था की जाए
और राष्ट्रपति जो है अकाउंटेबल ना हो। दूसरी बात यह है कि दूसरा उपाय यह है कि संविधान में संशोधन किया जाए, राज्यों के कार्यावधि के संबंध में, और ये संशोधन किया जाए कि अगर किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल, अगर किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव के 6 महीना पूर्व ही समाप्त हो रहा है, तो 6 महीने तक उस पर राष्ट्रपति शासन लगा करके और फिर या एक्सटेंड करके उसकी एक्सेप्शनल रूप से, और फिर उसके चुनाव को साथ कराया जाए। ये दूसरा एक उपाय है इस मुद्दे में जो कमियां हैं उनसे बचने का। तीसरा उपाय ये है कि जो सत्ताधारी दल के अलावा जो बहुमत दल का नेता है या सबसे बड़ी पार्टी का नेता है, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, बिना ये सोचे कि इसका मेजॉरिटी प्रूफ होना है या नहीं होना है। तो इससे क्या होगा कि जो हंग पार्लियामेंट होना है या पार्लियामेंट या विधानसभा को तुरंत डिसोल्यूट हो जाना है, वो जो है नहीं हो पाएगा, वो बनी रहेगी और फिर अपने कार्यकाल को पूरा कर देगी और फिर बाद में हम उसको साथ साथ इलेक्शन के में ला सकते हैं। तो ये 2-3 सॉल्यूशंस दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि इसके पहले नीति आयोग ने भी रिसर्च पेपर दिया था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपना रिसर्च पेपर दिया था, उसके पहले लॉ कमीशन ने भी अपना पेपर दिया था। यानी कि ये सारे सुझाव बताए गए हैं। उन्हीं में से 1-2 सुझाव जो इंटरेस्टिंग थे वो हमने यहाँ पर चर्चा में अपने रखा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को करना या इस तरीके से संशोधन करना या बड़ी पार्टी के लिए मैंडेट बनाना या चुनाव का एक डेट फिक्स कर देना कि इसी डेट को चुनाव होगा, जैसा कि अमेरिका वगैरह में होता। अमेरिका में जो सेकंड मंगल रहता है नवंबर में, उसमें हो ही जाता है हर 4 साल 25 साल में। तो इस तरीके की कोई भी व्यवस्था करने के लिए हमको बड़े पैमाने पर एक संशोधन और सदन में बहुमत की आवश्यकता होगी, जो कि आप समझ सकते हैं कि अभी संभव नहीं दिखाई पड़ता या बहुत कठिन दिखाई पड़ता है। एक तो ये है निष्कर्ष का पार्ट कि हम उपाय बताएं अपनी तरफ से कि ये उपाय हैं। दूसरी चीज ये है निष्कर्ष में कि चूंकि मुख्य मुद्दा जो है वो संघात्मकता को लेकर के आपत्ति है और प्लस लोकल मुद्दों को लेकर के आपत्ति बन रही है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनके कारण एक देश एक चुनाव को लागू होने में राज्यों की असहमति सबसे ज्यादा है। तो हम ये भी जानते हैं कि राज्य अगर सहमत नहीं होंगे तो ना तो हम संविधान में संशोधन कर पाएंगे और ना ही अपर हाउस में हम उसे पास करा पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ऐसा विचार विमर्श किया जाए, ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई जाएं, राज्यों को लोकल स्तर पर समझाने का प्रयास किया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए और सबकी एक राय एक सहमति को बना करके और तब अगर ये प्रयास किया जाए तो हो सकता है कि जो इसके दुष्प्रभाव हमको अभी नजर आ रहे हैं उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाए या वो ना नजर आए। तो मेरे ये सारी बातें थी एक देश एक चुनाव के संबंध में। अब कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप। और इसी क्रम में प्रहलाद ने देखिए एक बात पूछी है जो कि हम संविधान में पढ़ेंगे। ये इन्होंने पूछा है कि दल बदल कानून क्या होता है सर बताइए। तो मैं
आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बहुत डिटेल में मैं नहीं पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि दल बदल कानून के संबंध में या दल बदल के किसी नियम के संबंध में क्या क्या आपको कोई आपके पास संविधान में कोई विधि है जिसके लिए हम बता सकें प्रहलाद को कि आप जो है इसको पढ़ लीजिए तो आपको देखिए पता लग जाएगा कि दल बदल कानून क्या है। जल्दी से इसको बताइए आप लोग कि क्या दल बदल कानून आप संविधान में ही सिर्फ मैं जा रहा हूं, मैं किसी स्टेट्यूटरी लॉ पर नहीं जा रहा हूं, न जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन है जो हमको दल बदल के संबंध में बता दे। पिंकी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही बात है। और प्रहलाद से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको दल बदल कानून को देखना है तो आप अपने संविधान की 10वीं अनुसूची को देख लीजिएगा। दल बदल कानून का सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जिस दल पर चुन करके चुनाव को जीता है उस दल को अगर वो छोड़ देता है बिना किसी कारण के या एक मिनिमम क्राइटेरिया है उसका, उसके आधार पर, तब उसे निर्हर्त माना जाता है, यानी तब वो डिस्क्वालिफाइड मान लिया जाता है। तो इसे दल बदल निर्हरता कानून कहते हैं। देखिए पवनीत ने क्या कहा है, 52nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो बढ़िया है, आप लोगों ने उत्तर दिया, आप जानते भी हैं। मैं अब आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आपको मैं बहुत तो नहीं कहूँगा क्योंकि हमने कुछ बहुत सारा लिखा नहीं है, लेकिन मुझे ये विश्वास जरूर है कि आपको एक राय बनी होगी एक देश एक चुनाव के बारे में। बस वही मेरा उद्देश्य है कि आपको एक रुचि डेवलप हो जाए। बिल्कुल ठीक है, सब लोग ठीक कह रहे हैं। तो क्या मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूं कि आप लोगों को एक रुचि डेवलप हुई है? अगर हम लोग जो है बस उतना ही मेरा उद्देश्य है। अब देखिए, आप अब देखिए, मैं अब आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूं, थोड़ा सा, बहुत डिटेल नहीं, 20-25 मिनट जो भी हमारे पास टाइम है उसके लिए। ये देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, परिसीमन आयोग क्या होता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि चुनाव का मुद्दा है, चुनाव के संबंध में हमने बात की है, तो मेरे दिमाग में आया कि आपको परिसीमन आयोग के बारे में भी अगर बता दिया जाए तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सब लोगों ने कहा है कि माइंड में फ्रेम बन गया, बस मेरा यही उद्देश्य है कि आपको एक थॉट प्रोसेस आपका डेवलप हो जाए, कुछ नई बातें आपको पता लग जाएं और लॉ के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो परिसीमन आयोग पर आते हैं। इसके लिए इसका जो बेस है, इसका जो मूल है, मूल बिंदु जो है इसका, जरा आप आर्टिकल 82 पढ़िए, जरा इसको पढ़िए जरा। ठीक है, बहुत बढ़िया है, सबको अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ क्योंकि ये एक नया प्रयास है मेरा, तो अगर समझ में ना आएगा या आपको अरुचि इससे होगी तब हम लोग जो है इसको
बंद कर देंगे, वो हमारे हाथ में है, अपने पास है। हम जब चाहें तब हम इसको बंद कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, जब तक सबको अच्छा लगेगा तब तक हम लोग इसको करते रहेंगे, और जिस समय लगा हमको कि अब हम बोर हो रहे हैं या हमारे काम का नहीं है क्लास, तो हम इसको विड्रॉ कर लेंगे। वो हमारे अपने हाथ में है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अनुच्छेद 82 को पढ़िए। रीड 82। और जहां तक यहां इसको देखिए, जो धारा जो अनुच्छेद 82 है और अनुच्छेद 170(3) है, यानी जो राज्य और केंद्रीय विधायिकाओं की संरचना की बात करते हैं, इसमें आप देखेंगे कि एक नियम, 2 नियम दिया गया है। एक नियम तो ये दिया गया है कि जितने भी स्थान होंगे विधानसभा या लोकसभा में, वो उनको इस तरह से बांटा जाएगा कि हर स्थान की जनसंख्या लगभग समान हो। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि हर जनगणना के पहले आंकड़े आने के बाद सीमाओं का पुनः समायोजन किया जाएगा। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है कि ये दोनों बातें मूल बनती हैं इस आयोग का। तो अब प्रश्न उठा कि परिसीमन का मतलब क्या है। परिसीमन का मतलब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनः निर्धारण करने से है, लेकिन सीट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। सीमा बस आगे पीछे किया जाता है, उसको परिसीमन कहते हैं, लिमिटेशन कहते हैं। ये तो अर्थ हो गया जिसका मूल, जिसका आधार हमको इन दोनों अनुच्छेदों से मिलता है। दूसरी बात, इस परिसीमन का उद्देश्य क्या है? तो इस परिसीमन का उद्देश्य है 2। पहला उद्देश्य है कि जनसंख्या के कारण बदलाव जो होते हैं घनत्व में क्षेत्र की, उसको एडजस्ट करना। जैसे मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, इसमें जनसंख्या कम है, बगल वाले क्षेत्र में ज्यादा है। 10 साल बाद जब जनगणना हुई तो इसकी जनसंख्या भी उसके बराबर पहुंच गई, तो इसका सीमा आगे पीछे किया जाएगा ताकि इसका जनसंख्या उसका जनसंख्या सेम रहे। उसको डिलिमिटेशन कहते हैं। तो यानी कि जनसंख्या में हुए बदलाव के कारण सभी नागरिकों का समान प्रतिनिधित्व रहे, एक उद्देश्य ये है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि जनसंख्या के आधार पर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का उचित विभाजन करना। इसी क्रम में जब आप 82 पर ध्यान देंगे, व्हेन यू ऑब्जर्व आर्टिकल 82, देयर इज ए प्रोविजन कि निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन ऐसे प्राधिकारी से और ऐसी रीति से पुनः समायोजित किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। तो ये जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे,
ये जो लिखा गया है, संसद देखिए विधि द्वारा निर्धारित करे, इसीलिए संसद ने परिसीमन अधिनियम बनाया, डिलिमिटेशन एक्ट बनाया, जो रिसेंटली लागू हुआ है वो 2002 का है, इसके पहले वाला भी था, तो यहीं से ये आधार मिल जाता है। तो इसी आधार के अनुसार एक परिसीमन आयोग बनता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, इसमें जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अध्यक्ष होते हैं। उसके अलावा इसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसके अलावा इन सदस्यों के अलावा इनके सहयोगी सदस्य भी होते हैं, जो होते हैं 10, लगभग 10 सहयोगी सदस्य होते हैं। और इसमें 5 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 5 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसके अलावा भारत का जो रजिस्ट्रार जनरल है सेंसस का, उसे बुलाया जा सकता है। भारत का सर्वेयर जनरल जो है, महा सर्वेक्षक जो है, जो सर्वेक्षण करता है, उसको बुलाया जा सकता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई ऑफिसर हो सकता है, केंद्र या राज्य सरकार का कोई अफसर हो सकता है, या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे इस संबंध में उचित समझा जाए। परिसीमन आयोग जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका संवैधानिक आधार है। ये एक स्वतंत्र निकाय होता है जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसी को जवाबदेह होता है। और ये इनका जो कंक्लूजन है या इनका जो निर्णय है, ये किसी भी न्यायालय में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो ये जो परिसीमन आयोग है ये लगभग 1952 में पहला गठित किया गया, फिर 1962 में किया गया, फिर 1973 में 10 वर्ष बाद, और फिर उसके बाद जो है ये बना दिया गया था कि 2002 में हम रिवाइज करेंगे, और 2002 के तहत गठित किया गया चौथे परिसीमन आयोग का, जिसके अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुलदीप सिंह ने की थी। उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर 2002 12 जुलाई को दी गई, जो उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर कुछ बातें बहुत नॉमिनली लागू हुई, लेकिन सारी सिफारिशें लागू नहीं की गई। और तो वर्तमान अब लास्ट में बात क्या है, अगर आप देखेंगे कि जब आप 82 और 170 को पढ़ते हैं तब आपको ये पता लगता है कि 2026 तक 1971 की ही जनसंख्या को आधार बना करके सीटों का परिसीमन किया जाएगा। उसका 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि केंद्र सरकार जो है वो जनसंख्या नियंत्रण की नीति पर विश्वास रख रही थी, उसको फॉलो करना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा नियम बनाया, ऐसा संशोधन किया, क्योंकि अगर वो हर 10 वर्ष पर जनसंख्या के आधार पर सीटों की में वृद्धि करते रहते तो जनसंख्या को कंट्रोल करने में अप्रत्यक्ष कंट्रोल कोई उनका रहता नहीं। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके 2026 तक ये लक्ष्य रखा कि हम जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित रखने का प्रयास करेंगे। ये तो पहला कारण था। दूसरा कारण ये था कि 2026 तक ये जो डेटा एनालिस्ट हैं भारत में, या भारत के जो भी रणनीतिक मामलों के जानकार हैं, उनके हिसाब से 2026 तक केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर, जो अगर हम पूरे इंडिया लेवल पर देखें और राज्य स्तर पर भी देखें, तो जनसंख्या जो वृद्धि की दर है वो लगभग समान हो जाएगी। इसलिए ये 2 कारण हैं, जिन 2 कारणों से ये बात तय किया गया कि हम 2026 तक रखेंगे। तो
अब इस क्रम में आप ये भी बात ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, जिसमें 2008 के लगभग कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये एक कमेटी है लोकसभा की, जिसकी रिकमेंडेशन को लागू किया गया। और ये भी बात हमको ध्यान में रखना है कि 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन भारतवर्ष में नहीं हुआ है, और 2026 की आंकड़ा जारी होने पर जो परिसीमन की बात हो रही है, या उसके बाद जो परिसीमन की बात हो रही है, ये 84th संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया था 2026 में तक के लिए। तो जो 84वां संशोधन है उसी के द्वारा ये बढ़ा दिया गया है कि 2026 तक हम इसको ऐसे ही लेकर के चलेंगे। तो परिसीमन आयोग का अर्थ हो गया, परिसीमन आयोग का संवैधानिक आधार हो गया, परिसीमन आयोग का इतिहास हो गया, परिसीमन आयोग की शक्तियां हो गई, और परिसीमन आयोग का जो कृत्य है वो हमने पहले ही देखा है कि परिसीमन आयोग जो है उसका जो संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करना है, और अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण के लिए व्यवस्था भी करना है, क्योंकि परिसीमन आयोग अधिनियम जो 2002 है उसके सेक्शन 9(1) के अंतर्गत एससी और एसटीज के जनसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण के लिए जो परिसीमन का प्रभाव है वो चेक किया जाता है। और इसीलिए ये 3 मुद्दे ऐसे हैं कि लोकसभा की सीटों का परिसीमन, दूसरा विधानसभा की सीटों का परिसीमन, और तीसरा एससी और एसटी के सीटों के रिजर्वेशन के संबंध में जो लॉ है उसके संबंध में ये चीज़ें यहाँ पर इसके कृत्यों में आ जाती हैं। तो एक छोटी सी बात परिसीमन आयोग की भी थी, और इसको हमने देखा, आज जाना भी। देखिए, आयुष ने एक बात पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब बता नहीं देता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें इन्होंने अखबार की एक कटिंग भेजी है मुझे। अखबार की कटिंग ये है कि एसडीएम ने राज्यपाल को समन भेज पेशी पर बुलाया। बदायूं की घटना है, और बदायूं के एक उप जिलाधिकारी सदर एसडीएम सदर द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम पर सम्मन जारी करके उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश देने का मामला सामने आया है। बदायूं के जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि राज्यपाल के सचिवालय का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था, एसडीएम सदर जुडिशियल विनीत कुमार की अदालत ने राजस्व संहिता की धारा 144 के तहत राज्यपाल को सम्मन जारी किया था। राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने 16 अक्टूबर को भेजे गए पत्र में जिलाधिकारी का ध्यान इस ओर दिलाया था कि राज्यपाल को समन या नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, और ये भी कहा गया था कि संबंधित अधिकारी को बताया जाए कि ये अनुच्छेद 361 का उल्लंघन है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। डीएम ने बताया कि सदर तहसील के एसडीएम को राज्यपाल कार्यालय के पत्र और चेतावनी से अवगत करा दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, सदर तहसील के लोड़ा बहेड़ी गांव के चंद्रहास ने जमीन से जुड़े एक मामले में एक व्यक्ति और राज्यपाल को पक्षकार बनाते हुए सदर तहसील के एसडीएम की अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका पर एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार की अदालत की ओर से 7 अक्टूबर को राजस्व संहिता की धारा 144 के तहत जमीन खरीदने वाले व्यक्ति और राज्य के राज्यपाल पर के नाम पर 18 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। तो जब एक सामान्य राजस्व मामला है जिसमें राज्यपाल को नोटिस कर दिया उन्होंने अपने सामने आने के लिए, और सेक्शन 144 राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की भी बात वहाँ पर बताई है उन लोगों ने। और इस क्रम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
हमको ये बात ध्यान रखना है कि जो राज्यपाल सेक्रेटेरिएट की तरफ से पत्र भेजा गया था एसडीएम सदर को या जिला प्रशासन को, उसमें उन्होंने खुद ही बता दिया है। तो आप जब अनुच्छेद 361 पढ़ते हैं तब उसमें आप ये पढ़ते हैं कि जब अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई काम करते हैं तो उसके लिए कोई सिविल लाइबिलिटी उनका नहीं बनता है। दूसरी बात, जिस दौरान वो अपने पद पर रहेंगे उनके पद अवधि के दौरान न्यायालय में दंडिक कार्यवाही ना तो चलेगी और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा। लेकिन पर्सनल कैपेसिटी में व्यक्तिगत परिस्थिति में उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है अगर उन्हें 2 माह की नोटिस विहित रूप में दे दी जाती है। तो अनुच्छेद 361 पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। विक्रम ने कहा ये हमें भी भेज दी, दो हम भी विचार करेंगे। आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, ये काम पहले ही राज्यपाल के सेक्रेटेरिएट ने कर दिया है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, अनुच्छेद 361 का उन्हें संरक्षण प्राप्त है, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, कोई कार्यवाही नहीं चलेगी। और पर्सनल कैपेसिटी में सूट तब फाइल होगा, कार्यवाही तब चलेगी जबकि विहित स्वरूप में नोटिस दे दिया गया। सीधी सी बात है। तो इसके लिए कोई बहुत आपको अपने अमूल्य समय को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल्ड है अनुच्छेद 361। अब वो एसडीएम ने क्यों भेज दिया उनको क्या समझ में आया जिससे उन्होंने उनको तलब कर लिया, ये तो वही जाने। और दूसरी बात यह है कि जब हम सीपीसी के ऑर्डर 5 में जाते हैं तब उसमें थोड़ा रिस्पेक्टेबल तरीका भी है, तो उसको भी फॉलो किया जा सकता था, लेकिन ठीक है उन्होंने समन कर दिया है तो संवैधानिक संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने, जो भी हो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। तो ये 2 टॉपिक आज के लिए हमारे लिए रहेंगे। आज मैं जजमेंट कोई नहीं ले रहा हूं, इसलिए कि हमारे पास उतना समय नहीं था जिससे कि हम जो है उस जजमेंट को भी ले पाएं, क्योंकि एक जजमेंट को लेने में हमको समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता। और दूसरी बात ये थी कि मैं चाहता था कि एक देश एक चुनाव पर हम अपनी पूरी बात कर सकें, इसलिए हम लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं रखा है। और अगले क्लास में हम लोग कम से कम 2 जजमेंट अच्छे रखेंगे। एक मैंने सोचा है 389 सीआरपीसी पे, चूँकि सीआरपीसी आपका चल रहा है, और एक और रखूँगा मैं सीपीसी से, कोई हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो एक सीपीसी भी रखूँगा अगली बार, सोचा मैंने यही है। और एक सीआरपीसी से, एक सीपीसी से, एक मुद्दा कोई रहेगा बड़ा, और कुछ हम लोग नोट कर लेंगे, वो कोटेशंस नोट कर लेंगे, तो ठीक रहेगा। और देखते हैं अगली बार क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो अब समाप्त करते हैं। और मंडे को पहले सत्र में मैंने आपको बता दिया है सीआरपीसी में धारा 160 से लेकर के और 164 तक, 164 तक आपको पढ़ के आना है। आईपीसी में आपको एक हैंडआउट भेजा गया है, वो पढ़ के आना है। और हमारा जो मुद्दा रहेगा वो यही रहेगा कि हम जो लिख रहे थे अपहरण व्यापहरण, उसको हमको करना है। और उसके अलावा जो हैंडआउट आपको भेजा गया है धारा 303 मृत्युदंड, वैवाहिक बलात्कार, और 309 पर कुछ बात कर लेंगे, आपके पास लिखा रहेगा ही। अगर समय बचता है तो फिर नए अपराध पर जाएंगे।
तो अब समाप्त करते हैं, और आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, मंडे को हम लोग उसी पर बात किया जाएगा। तो अब समाप्त कर देते हैं। विश यू ऑल वेरी गुड लक, गुड नाइट, प्लीज़ टेक केयर, ऑल द बेस्ट।